अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उसामा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात हो जाए। हमारी बॉडी में जो मेन स्टिमुलस है ब्रीदिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी हमारी बॉडी हाइपर वेंटिलेट करेगी, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके रिस्पॉन्स में कम हो जाए। और जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो हम हाइपो वेंटिलेट करेंगे, हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये एक मेन कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब पहले कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग से पहले कुछ मेन फिजियोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। हाई एल्टीट्यूड के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन भी कम होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हाइपोक्सिया में चली जाती है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए बॉडी हाइपर वेंटिलेट करती है। एंड वी जस्ट टॉक्ड कि हाइपर वेंटिलेशन के रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम होना शुरू हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड मेजॉरिटी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है जो कि फौरन प्रोटॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से पीएच जो है बॉडी की वो कम हो जाती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही कम होगी तो पीएच ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है, पीएच बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। अब एमसीक्यूज में आपको जो मेन फाइंडिंग्स वो पूछेंगे कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आपको मिलेंगी, तो उसमें जो आपको वैल्यूज़ दी होंगी नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन की वो वैल्यू देंगे जो कि कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी। ये दो मेन चीज़ें हैं, हाई एल्टीट्यूड पे दोनों कम होती हैं। पीएच बॉडी की ज़्यादा होगी और 24 से 48 घंटे के बाद किडनीज बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेंगे ताकि पीएच फिर से नॉर्मल हो जाए। ये कंप्लीटली नॉर्मल नहीं होती, ये चलता रहता है इनका निज़ाम। तो जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट भी कम हो जाएगा। अब एक तो बाइकार्बोनेट बन ही कम रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से, और दूसरा जब किडनीज एक्स्ट्रा एक्सक्रीट कर देंगे तो बाइकार्बोनेट की भी कमी हो जाएगी। तो चार मेन फाइंडिंग्स मिलती हैं अगर वो आपको टाइम पीरियड ना मेंशन करें। अगर तो वो टाइम पीरियड क्वेश्चन में पूछें कि 48 घंटे से पहले एक पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे गया है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी, तो फिर आप ये तीन बताएंगे। अगर वो कहें कि 48 घंटे से ज़्यादा का पीरियड हो गया फिर आप कहेंगे ऑक्सीजन भी कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम थी और बाइकार्बोनेट भी कम थी, पीएच नॉर्मल थी। और अगर वो कोई भी टाइम मेंशन ना करें फिर आपको चारों फाइंडिंग्स जो हैं वो याद रखनी है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में क्या होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज टिश्यूज ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो हमारी वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। ठीक है, जब लंग्स तक ये चीज़ पहुंचती है तो लंग्स के अंदर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि बॉडी हाइपर वेंटिलेट कर रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, परफ्यूजन भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल रेशियो जो है इनकी वो नॉर्मल ही रहती है। तो आर्टरीज में जब ब्लड पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा होती है वो एक्सहेल हो चुकी होती है, ऑक्सीजन की जो कमी हुई होती है वो पूरी हो चुकी होती है, तो ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। मेन फाइंडिंग याद रखनी है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, लेकिन आर्टरीज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं सेरिब्रल ब्लड फ्लो के हवाले से। सेरिब्रल ब्लड फ्लो ये होता है कि आपके ब्रेन को क्या सप्लाई जा रही है ब्लड फ्लो की। अब ये देखें, ऑक्सीजन अगर कम होगी तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ऑक्सीजन ज़्यादा होती जाएगी नॉर्मल वैल्यू तक पहुंचेगी जो कि 90 प्लस होता है, तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाएगा। ये जो रेंज है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑक्सीजन कम नॉर्मल होगी तो ये भी नॉर्मल होगा, ऑक्सीजन कम होना शुरू होगी तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ये समराइज करके लिखा है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से। कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है कि जब ये हमारी बॉडी में कम होती है सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी कम होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी तो हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती रहती है, तो ऑक्सीजन की कमी और उस नीड को पूरा रखने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता जाएगा। इसको यहाँ पे मैंने समराइज करके लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अब क्लिनिकल कोरिलेशन इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग पैनिक अटैक्स बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में चली जाती है। पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। तो जिसकी वजह से जब हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी उसके रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से आपको सीएनएस सिम्टम्स मिलेंगे, यानी कि डिजीनेस, ब्लड विजन, ईटीसी।
अब लास्ट में आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में दो तरह के कंट्रोल हमारी ब्रीदिंग के हैं, एक तो है वॉलंटरी कंट्रोल, एक है इनवॉलंटरी कंट्रोल। अब इनको सबसे पहले हम बात करते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल की, जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रही हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर रहा है। पहली चीज़, अब यहाँ पे आके देखें, मैंने दोनों साइड के लंग्स ड्रॉ नहीं किए, इतनी स्पेस ही नहीं थी। जब भी हमारे लंग्स इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे होते हैं तो ये इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन को एक मेन सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको रेस्पिरेटरी मेन सेंटर कहा जाता है। ये हमारे मेडुला ऑब्लोगेंटा में होता है, ठीक है। तो ये जब कुछ स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में सेंस करता है हमारी बॉडी को इंस्पायर करना है या एक्सपायर करना है, तो ये इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स रिलीज करता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं और फिर मुख्तलिफ नर्व्स के ज़रिए आगे जाके मसल्स पे इनर्वेशन जहाँ इनकी जाती है वहाँ पे एक्ट करते हैं। पहले तो आपको दो मेन नर्व्स पता होने चाहिए, एक तो फ्रेनिक नर्व जो कि आपके डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो फ्रेनिक नर्व हमने कहा था कि डायफ्राम चूँकि क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो क्वाइट रेस्पिरेशन में भी ये डायफ्राम जब मूव इन होता है तो इंस्पायरेशन हो जाती है, लंग्स को फैलने की जगह मिल जाती है, और जब ये वापस अपनी जगह पे आता है तो एक्सेलेशन हो जाती है। इससे हमने एक चीज़ समझी कि जो इंस्पायरेशन है डायफ्राम को मूव डाउन करने के लिए वो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो डायफ्राम में इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, और जब ये वापस हम इसे छोड़ते हैं, ये फौरन अपनी जगह पे वापस आ जाता है, तो एक्सपायरेशन के लिए हमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती, ये सिंपली छोड़ देते हैं, ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो एक्सपायरेशन जो है वो क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर पैसिव फिनोमिनन होता है, वो एक्टिव नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंस्पायरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, चाहे वेदर इट इज क्वाइट रेस्पिरेशन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो दोनों इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेसेस ही हैं, जबकि एक्सपायरेशन जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर वो पैसिव होती है। सिर्फ फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। अब वापस आते हैं, एक हमने फ्रेनिक नर्व की बात कर ली, सेकंड आगे कुछ नर्व्स होती हैं इंटरकोस्टल नर्व्स, जो कि आपके लंग्स के अराउंड जो रिब्स होती हैं, इन रिब्स के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इन्हें इनर्वेट करती हैं। तो जब आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी होती है तो इंटरकोस्टल नर्व्स एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स लेके आती हैं, इनको स्टिमुलेट करती हैं और ये लंग्स को फर्दर कंप्रेस करके एक्स्ट्रा फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये काम स्टार्ट कैसे होता है। मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे ये होता है जी कि ये मेडुला ऑब्लोगेंटा है, ठीक है, और इसमें मेडुला के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसमें मेन तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें फर्दर डिवीजन हुई होती है इसके तीन पार्ट्स की। एक को कहा जाता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि आपकी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। जब इंस्पायरेशन होनी होती है तो ये स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स रिलीज करता है। एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि आपकी एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, और खास तौर पे आई जस्ट टोल्ड यू कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में यूजुअली ये अपना रोल प्ले करता है। तीसरा होता है जी प्री बॉट्जिंगर कॉम्प्लेक्स, ये आपका पेस मेकर है, रिदम जनरेटर कहा जाता है इसे। जिस तरह हमारे हार्ट में पेस मेकर होता है, ये रिदम जो ब्रीदिंग की है उसे कंट्रोल करता है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ही आपका पेस मेकर है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक लेटेस्ट स्टडीज ये बताती हैं कि प्री बॉट्जिंगर कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका रिदम जनरेटर है। अब चूंकि इंस्पायरेशन हमने बात की थी कि एक्टिव प्रोसेस है क्वाइट रेस्पिरेशन में भी और फोर्सफुल रेस्पिरेशन में भी, तो इंस्पायरेशन के लिए मेडुला को फर्दर हेल्प की ज़रूरत होती है और ये पॉन्स की हेल्प लेता है। ये मैंने पॉन्स ड्रॉ किया हुआ है। पॉन्स की भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी फंक्शंस में उसके अंदर दो सेंटर्स होते हैं, एक को कहा जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक को कहा जाता है एपनियोस्टिक सेंटर। ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एपनियोस्टिक सेंटर जो है ये आपकी इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है, और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये आपकी इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता है। तो जब भी आपको फोर्सफुल इंस्पायरेशन करनी हो तो एपनियोस्टिक सेंटर फर्दर इंस्पायरेशन को सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा का डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एपनियोस्टिक सेंटर मिलकर इंस्पायरेशन को प्रमोट करते हैं, और अगर इंस्पायरेशन ज़्यादा हो जाए तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर फिर उसको इनहिबिट करता है फ़ौरन, ताकि ये एक बैलेंस रहे इंस्पायरेशन का। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, एक क्लिनिकल कोरिलेशन भी है कि अपर पॉन इंजरी में क्या होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपने यहाँ पे देखा कि अपर पॉन के अंदर प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट में। तो अपर पॉन इंजरी के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर तो डिस्टर्ब हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, ये काम नहीं कर पाता, तो इंस्पायरेशन इनहिबिट नहीं होती।
तो यहाँ पे एक स्पेशल ब्रीदिंग पैटर्न मिलता है जिसे एपनियोस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न कहा जाता है। एपनियोस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न ये होता है कि पेशेंट लंबे लंबे सांस लेते हैं और उसकी एक्सपायरेशन बहुत स्लो होती है, बहुत लंबी सांस लेता है, इंस्पायरेशन फेज बहुत लॉन्ग हो जाती है और उसकी जो एक्सपायरेशन है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, अब इनको सिग्नल जाता कैसे है, अब हम मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये तो सेंटर्स हो गए जिन्हें जब भी सिग्नल मिलेगा तो वो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स रिलीज कर देंगे, लेकिन उनको सिग्नल जाएगा कैसे, वो स्टिमुलस क्या होगा और वो रिसेप्टर्स कौन से होंगे जो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में काम करेंगे। सबसे पहला है जी जिसे कहा जाता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और एक होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में। इस सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो है ये बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, ये मेडुला के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ये किसे डिटेक्ट करता है, टू बी स्पेसिफिक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को। हमने बात की थी जो मेन हमारा स्टिमुलस है ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसके रिस्पॉन्स में रेस्पिरेशन रेट या तो ज़्यादा होगा या उसके रिस्पॉन्स में कम होगा। तो जब भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में H पॉजिटिव आयंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं तो pH फॉल हो जाती है बहुत ज़्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ब्लड में। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं ये फौरन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की यहाँ की pH को फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं और साथ ही मेन रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल दे देते हैं कि pH बहुत कम हो गई है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा होगी है, हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट करो। तो ये फौरन इंस्पायरेटरी और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे तीन मेन एमसीक्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज मेन स्टिमुलस क्या है ब्रीदिंग कंट्रोल का, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो अगर आपसे पूछे मेन केमिकल क्या है टू कंट्रोल ब्रीदिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुई जिसने आगे प्रोटॉन रिलीज किया, तो मेन केमिकल आपने H पॉजिटिव आयन बोलना है। और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट क्या करते हैं, ये देखें वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट नहीं करते, वो पीएच को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। पेरिफेरल से मुराद यही है जो पेरिफेरी पे हो, जो साइड पे हो, जो मेन सेंटर में मौजूद नहीं है। दो मेन होते हैं, एक एओर्टिक बॉडीज और एक कैरोटिड बॉडीज। एओर्टिक आर्च के ऊपर कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन वगैरह को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये एक चीज मैं आपको बता दूं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पीएच को भी डिटेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी, लेकिन ये मोस्ट स्पेसिफिकली डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को, इसलिए मैंने इसे ब्लैक पॉइंटर से कर दिए। सेंस सब कुछ करते हैं लेकिन ये स्टिमुलेट सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। अब चूंकि हमारी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, तो एक एओर्टिक आर्च के ऊपर एओर्टिक बॉडीज होती हैं। सेकेंडली अगर डबल वेरिफिकेशन के लिए कैरोटिड आर्टरी जहां बाइफरकेट कर रही होती है वहां पे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं कुछ जिन्हें कैरोटिड बॉडीज कहा जाता है, वो ऑक्सीजन के लेवल्स को हर वक्त चेक कर रही होती हैं। और अगर ये कम हो जाए ऑक्सीजन के लेवल्स तो एओर्टिक बॉडीज वेगस नर्व के जरिए सिग्नल देती हैं मेन रेस्पिरेटरी सेंटर को, और कैरोटिड बॉडीज जो हैं वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू सिग्नल देती हैं मेन रेस्पिरेटरी सेंटर को कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। और कितनी कमी पे ये एक्टिवेट होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल्स लेस देन 60 mmHg हो जाए, नॉर्मल 90 प्लस होता है, तो अगर लेस देन 60 mmHg हो जाए तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हमारी बॉडी की मेन जरूरत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी कि ज़्यादा है कम है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है, तो अब हमारा मेन सेंटर ऑक्सीजन हो जाएगा और इसे कहा जाता है हाइपोक्सिया मीडिएटेड ब्रीदिंग। अब भी हमारी बॉडी हाइपर वेंटिलेट ही करेगी ताकि तेज तेज सांस लें, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो, लेकिन इस ब्रीदिंग को अब हाइपोक्सिया मीडिएटेड ब्रीदिंग कहा जाएगा। ठीक है, अब आपने मेन पॉइंट समझ लिए इन सब ब्रीदिंग के ऊपर। अब लास्ट में कुछ और दो बातें आपको बता दूं कि जो लिम्बिक सिस्टम है और हाइपोथैलेमस है, यहां से कुछ ये नर्व्स वगैरह निकलती हैं जो कि आपके मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल देती हैं पेन्स और इमोशंस के हवाले से। जब भी बंदे को पेन हो रहा हो तो इंसान हाँफना शुरू कर देता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। इसी तरह इमोशंस में, खुशी की हालत में और होता है। तो ये जो चेंज होते हैं ये आपका लिम्बिक और हाइपोथैलेमस सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने इकट्ठे इसलिए ड्रॉ किया ताकि ज़्यादा जगह नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। तो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग आपने ओवरऑल समझ ली। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है नॉर्मली, तो मेन स्टिमुलस यही है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, ये मेन रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम इसे सिग्नल देंगे, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और पॉन्स की मदद से इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को रिलीज करेगा जो कि आपके डायाफ्राम या दूसरे मसल्स को इनर्वेट करेंगे,
और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स रिलीज करेगा जो कि इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरे फोर्सफुल जितने भी मसल्स हैं उनको जाके करेंगे। एक चीज़ और कि आपने जो दो रिसेप्टर्स पढ़े हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, इनके अलावा कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। एक इनमें है स्ट्रेच रिसेप्टर्स और एक है इरिटेंट रिसेप्टर्स। जब हमारे लंग्स इंस्पिरेशन के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो सिग्नल चला जाता है कि लंग्स को फर्दर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, तो वेगस नर्व के जरिए सिग्नल जाता है मेन रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर और लंग्स की डिफ्लेशन स्टार्ट हो जाती है। इस रिफ्लेक्स को हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। इतना भी आपको याद रह जाए कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल देते हैं, इट्स मोर देन एनफ। इरिटेंट रिसेप्टर्स, जब भी हमारे लंग्स के अंदर या एयरवेज के अंदर कोई नॉक्सियस एजेंट आ जाए, कोई इरिटेंट आ जाए तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, कफ रिस्पॉन्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो इनके सिग्नल की वजह से होता है। सो दिस वाज आवर मेन डिस्कशन अबाउट द इनवॉलंटरी कंट्रोल। लास्ट में बात करते हैं वॉलंटरी कंट्रोल की, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो स्विमिंग के अंदर आपको सांस रोकनी होती है, इसकी एक लिमिट होती है जहां तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल योगी जो हैं, कुछ जो ज़्यादा कंट्रोल होता है जिनका अपनी ब्रीदिंग पे, वो 10 मिनट तक भी अपनी सांस रोक सकते हैं, 20 मिनट तक भी रोक सकते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी लिमिट है, लेकिन मेन जो इसको कंट्रोल करता है वो करता है सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स। सेरिब्रल के एक सेंसरी कॉर्टेक्स भी होता है, एक मोटर कॉर्टेक्स भी होता है। और सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स किस तरीके से काम करता है ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी कंट्रोल से सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स, ये जो इनवॉलंटरी सिस्टम जितने भी हैं, इन सबको बाईपास करते हुए डायरेक्ट स्पाइनल कार्ड के अंदर आता है और यहाँ से फिर आगे सिग्नल दे देता है जो कि फिर आपके डायफ्राम को और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। समझने वाली बात ये है कि आपके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा भी है, उसके बावजूद अगर ये कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा होगा तो ये वॉलंटरी वाला जो है ये उसको बाईपास कर देगा। इसीलिए कुछ लोगों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा भी हों फिर भी वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि वो सर्वाइव कर देते हैं। उन्होंने अपने सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स को विद प्रैक्टिस, विद एक्सरसाइज बहुत इन्हांस कर लिया होता है। सो दिस वॉज अवर ऑल डिस्कशन अबाउट द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. I've tried to make it as simple as possible. So thank you so much.